नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल बैठा हुआ है। आज हम बात करेंगे कि लोकसभा का चुनाव ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 4 तारीख को गिनती होगा और परिणाम आएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे एग्जिट पोल पे। जिस तरीके से तमाम देश भर के अलग अलग हिस्सों से जो एग्जिट पोल आया है, जिस तरह से एग्जिट पोल देखा जा रहा है, उसको लेकर इन लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहता है, सीधे मैं इन लोगों से बात करता हूं। एक बार अपना नाम बता दें। आशुतोष त्रिपाठी। क्या बताएंगे जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया है और देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर तीसरी बार सरकार में आने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस एग्जिट पोल को लेकर क्या बताएं? देखिए, एग्जिट पोल जो है लगभग सारे एक ही हैं और अखिलेश यादव का आज बयान भी आ गया है कि एग्जिट पोल पूर्व निर्धारित थे, जारी अभी किए गए हैं। जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है, 300 से ज़्यादा सीट बीजेपी को, एनडीए को सारे के सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। 4 जून को ही नतीजे आएंगे। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में रही है, लोकसभा चुनाव में बसपा ठीक से चुनाव नहीं लड़ी है। और चूँकि 2022 में भी बसपा ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए बसपा के कोर वोटर भी खिसकने शुरू हो गए हैं। जिन वोटर्स पे मायावती जी को सबसे ज़्यादा भरोसा था, उस वोटों में भी, उन वोट्स में सेध लगने लगी है। और सबसे ज़्यादा सेध कौन लगा पाया इस चुनाव में, ये डेटा अभी तक आया नहीं है। तो ये डेटा आएगा और इस वोटों पे इंडिया गठबंधन ने या एनडीए गठबंधन ने जिन्होंने सेध लगाया होगा, पलड़ा भारी उसका ही होगा। गाजीपुर में एक दिन पूर्व मतदान हुआ है। आप गाजीपुर के 5 विधानसभा में आप घूमे हैं। गाजीपुर की समीकरण में देखा जाए तो एग्जिट पोल या फिर अनुमानित किसका पलड़ा भारी? देखिए, गाजीपुर में के बारे में हम लोग कह सकते हैं, जितनी हम लोग चुनाव में घूमे और जितने लोगों से हमने प्रतिक्रिया ली, इंडिया गठबंधन चुनाव ठीक से लड़ा है। एनडीए के बड़े नेताओं ने मेहनत की है, लेकिन लोकल लेवल पे चुनाव उस तरह से खड़ा नहीं हो पाया है। हालांकि प्रत्याशी जो पारसनाथ राय जी हैं, एजेड हैं और उस अवस्था में उन्होंने कड़ी मेहनत की है। उनके साथ के लोगों ने भी कड़ी मेहनत की है, संगठन ने भी कड़ा मेहनत किया है। लेकिन कुछ नाराज़गी है जो कि साफ तौर पे समझ में नहीं आई। पब्लिक की कुछ नाराज़गी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पब्लिक की नाराज़गी जो हम लोगों ने चुनाव में देखा कि अग्निवीर योजना को लेके है। अग्निवीर योजना को लेके नवयुवक बेहद नाराज़ थे। उनके लगभग हर बूथ पर जहाँ भी हमने बात किया, ये अग्निवीर योजना की बात ज़रूर उनके सामने आई। बाकी इंडिया गठबंधन ने जो नैरेटिव सेट किया आरक्षण का, कि आरक्षण ये सरकार छीनने जा रही है, ये भी मुद्दा इसमें रहा। लेकिन गाजीपुर के लोकल बात करें तो गाजीपुर में क्या है कि समाजवादी पार्टी के 7 विधायक हैं। 2022 के चुनाव में सपा और भाजपा का गठबंधन और 7 विधायक उनके हैं। जातिगत समीकरण यहाँ लगातार हावी रहता है। यादव मुस्लिम मतदाता मिलके डिसाइड करते हैं। और अफजाल अंसारी चूँकि एक खुद जो है गठबंधन से प्रत्याशी है, मुस्लिम प्रत्याशी हैं, इसलिए यादव और मुस्लिम वोट उनको पूरे मिल रहे हैं, ये उनका दावा है। और यही वजह है कि वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नज़र आते हैं। जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं, उनका दावा है कि एनडीए गठबंधन 200 भी पार नहीं कर पाएगी और इंडिया गठबंधन 300 सीट पे जा रहा। सारे देश के एग्जिट पोल के अलावा इनका, अफजाल अंसारी का अपना एक अलग दावा है। अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन गाजीपुर में जो जातिगत समीकरण अगर हावी रहता है, क्योंकि मनोज सिन्हा ने विकास कार्य किए गाजीपुर में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर भी 2019 में चुनाव हार गए। वो खुद प्रत्याशी नहीं है, उनके करीबी माने जाते हैं पारसनाथ राय। तो बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि अगर पारसनाथ राय जीतते हैं तो गाजीपुर में कुछ विकास कार्य हो सकते हैं। ये बातें लोगों के दिमाग में थी, क्योंकि मनोज सिन्हा के करीबी है। मनोज सिन्हा की बीजेपी में अच्छी पकड़ है। भले वो इस समय संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे हैं और वो यहाँ पे पारसनाथ राय के थ्रू भी योजनाएं और विकास कार्य करा सकते हैं। ये लोगों के मन में था इस बात को। अफजाल अंसारी के साथ एक जो है, जो ड्रॉबैक था, उनका जो मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में, तो पब्लिक के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर थी कि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं और सज़ा बरकरार हो जाती है 4 साल की हाई कोर्ट से, तो फिर गाजीपुर में उपचुनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो ये सब फैक्टर, और सबसे बड़ा मुख्तार फैक्टर भी अफजाल अंसारी के पक्ष में गया है या एनडीए के पक्ष में गया। हालांकि जो ग्राउंड पे दिख रहा है, ये दिख रहा है कि मुख्तार फैक्टर अफजाल अंसारी के पक्ष में ही गया है। तो ये सारे फैक्टर मिला के 4 जून को नतीजे तय करेंगे। लेकिन गाजीपुर के जो फैक्टर्स हैं वो पूरे देश से थोड़े अलग हैं। बिल्कुल। और भी युवा पत्रकार हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनय तिवारी।
बीना जी क्या बताएंगे, आपने बड़ी कल मेहनत किया और तमाम विधानसभाओं में आप घूमे हैं, क्या लोगों के रुझान दिख रहे थे, किस तरह के परिणाम दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर बात किया जाए चुनाव का तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं हाथी जो है सुस्त पड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि जो दलित मतदाता हैं एकदम साइलेंट जो है तरीके से वोटिंग किए हैं। किस पे दिए हैं ये आकलन कर पाना मुश्किल ही है। ये 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन सत्ता में आता है। गाजीपुर से विशेष घूम रहे थे तो क्या लोग बता रहे हैं? घूम रहे थे तो ज़्यादा लोगों की जो है यही बेरोजगारी मेन समस्या थी, और अग्निवीर को लेकर के काफ़ी लोगों में गुस्सा दिखाई दिया, और संविधान की जो रीमर उड़ाई गई थी उस पर भी कुछ लोग नाराज जो है थे। अगर बात किया जाए तो कुछ लोगों का ये भी मत था कि जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जा रही थी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा था, तो उसके एवज में जो है कुछ बीजेपी की तरफ भी वोट पड़ा है, वही इंडिया गठबंधन में भी पड़ा है और बहुजन समाज पार्टी में पड़ा है। ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि कौन यहाँ से जीत रहा है। देखिए, गाजीपुर का जो पेच है वो काफ़ी सस्पेंस जैसा है, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो परिणाम के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है और जिस तरीके से तमाम चर्चाएं हो रही हैं, इस पे हम आज जनपद के वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहे हैं और हर एक मुद्दे पे बारीकी से बात कर रहे हैं जो मुद्दा सबके दिमाग में चल रहा है। एक बार अपना परिचय। मेरा नाम अमितेश है। अमितेश जी, क्या बताएंगे, जिस तरीके से इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो देखा गया कि विकास के मुद्दों पर भी चर्चा हुआ, जातिगत समीकरण की गोटी भी बैठाने में नेताओं को देखा गया, लेकिन इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, बीएसपी, सपा, भाजपा तीनों में कामयाब होता कौन? देखिए, ये चुनाव नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव का था, और 2-3 मुझे बातें लग रही हैं कि जहां एक तरफ अग्निवीर का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, महंगाई का उठाया, बेरोजगारी का उठाया, बीजेपी खास तौर से, मेरी जो अपनी व्यक्तिगत राय है, अग्निवीर के मुद्दे पर जो उनका पक्ष था उसको ठीक से लोगों के बीच नहीं ले जा पाई। क्योंकि ये देखिए, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग से को अगर किनारे कर दिया जाए, अगर युवाओं से बातचीत करेंगे तो गाजीपुर में बड़ी संख्या है ऐसे युवाओं की जो, आप खुद ग्रामीण इलाके से आते हैं तो आपको लगता होगा कि सुबह जो है कि जो बच्चे दौड़ लगाते थे समूह में सड़क के किनारे, अब वो नहीं लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे निराश होकर के वो अपनी तैयारी छोड़ दिए हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतर होता कि अगर सरकार ये अगर दावा जैसा कि किया गया था कि भाई इसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जिससे भर्ती होने वाले युवाओं का कहीं से करियर के लिहाज से कोई उनका हित जो है वो रुकता हुआ रुके, तो ऐसे में उनको और थोड़ा मजबूती से अपने पक्ष को पहुंचाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस चुनाव में एक बहुत खास बात समझ में आ रही है कि वोकल, यानी कि जो अपने विचारों को साझा करने वाला वोटर है वो अपोजिशन का समर्थक है। प्रो बीजेपी वोटर बिल्कुल साइलेंट था। अब इसके क्या वजह है, हो सकता है कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद इस पर एक बेहतर तरीके से समीक्षा और पृथक चर्चा हम लोग कर पाएँ। लेकिन जो अब तक की जो नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव की जो मैंने बात की, उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव घूमता हुआ नजर आया। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दे भी थे, पीएम की स्पीच भी मायने रखती है, अपोजिशन के लीडर अखिलेश यादव आए, उनके भी जो स्पीच थी उसमें भी तमाम तरीके से उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि तमाम वैचारिक विरोधों का भी जनता के बीच रखने का की छूट है, आप रख सकते हैं, और संविधान के दायरे में रहते हुए यही लोकतंत्र के सबसे मुझे मजबूत पक्ष लगता है। और अब 4 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसके दावे वादे जनता को अपील किए और किसके दावे वादों को जनता ने खारिज किया। क्या लग रहा है, जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री आए थे, गृह मंत्री अमित शाह आए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बार सभाएं किए, और मुख्तार का मौत भी हुआ, कहा जाता है कि मुख्तार के मौत के बाद अंसारी परिवार के साथ सिंपैथी भी रहा है, तो क्या लग रहा है इस तरह के जो फैक्टर है वो फैक्टर कितना बीजेपी के और अंसारी परिवार कितने कारगर है? देखिए, बीजेपी अपने को देखा भी जाए तो वो फिगर्स भी बताते हैं कि दुनिया की अब सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो चुकी है, और खासतौर से वहाँ ये कहा जाता है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन और टेक्नोलॉजी के जिस लेवल पर बीजेपी काम करती है वो शायद बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज भी नहीं काम करते हैं। खैर, 2019 का परिणाम बीजेपी के हक में नहीं रहा, 22 आप देख रहे हैं, आपने खुद कवर भी किया था कि बीजेपी के हक में नहीं रहा। ठीक ठाक समय बीजेपी को मिला है, और मुझे लगता है कि जिस तरह की एनालिसिस और जिस तरह की पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस बीजेपी में
किए जाने का दावा बीजेपी करती है, ऐसे में उन्होंने अपने कील काठी को दुरुस्त किया होगा। जहां पे उनके वीक पॉइंट्स हैं उसमें ज़रूर उन्होंने काम करने की कोशिश की होगी और उसको मीट आउट भी किया होगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से एक बार जब कैंडिडेट्स फाइनल हो गए, इसके पहले बहुत सारे डिलेमास थे कि अब जैसे कि अगर बात करें तो आप खुद जानते हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे कि अफजाल अंसारी का एक केस जो है वो कोर्ट में सब जुडिस है, विचाराधीन है। वो खुद इस बात को लेकर कंफर्म नहीं थे कि वो चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे में उनके खेमे को भी नुकसान हुआ है और उन्होंने अपने बेटी को अपना राजनीतिक वारिस बनाया। फिर 13 तारीख को वो नॉमिनेशन करते हैं, 13 तारीख को उनके केस में जो है कि हियरिंग चल रही होती है, 20 तारीख को भी तारीख लगी रहती है। उस समय भी जो है कि नामांकन वापस लेने वगैरह वाली प्रक्रिया होती रहती है। उस स्टेज तक उनको क्लियर नहीं रहता है कि वो लड़ पाएंगे कि अपनी बेटी को लड़वाएं। तो इन सब जो कहें कि एक संशय की स्थिति बनी रही, उसमें इंडियन गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनको भी मानसिक रूप से भी और वोटों के लिहाज से भी कि भाई जिसको हम वोट देने का मन मिजाज बना रहे हैं वो खुद ही स्पष्ट नहीं है। तो जो एक फ्लोटिंग वोट होता है जो कि अंत तक अपने राय में तब्दीली करता है, वो ज़रूर मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि उस पर प्रभाव पड़ा होगा। इन सब के बीच अब ये देखना होगा कि भाई किसका जो होमवर्क है, पॉलिटिकल होमवर्क है, वो काम करेगा। ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। जो देखा है बीजेपी का दावा था कि हमने तमाम योजनाएं लागू किया, योगी और मोदी के राज में सुरक्षा बढ़ी है, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से एक चला कि संविधान खतरे में हो, संविधान बचाने के लिए मतदाताओं से अपील किया गया। तो क्या लग रहा है संविधान बचाने के नाम पे मुद्दा प्रभावशाली रहा या फिर मोदी योगी के सुरक्षा और योजनाएं? चलिए, आपके सवाल को मैं ज़रा 2 हिस्से में बांट लेता हूं, शायद ऐसा मुझे जवाब देने में भी सहूलियत होगी और आपके दर्शकों को भी सहूलियत होगी। पहला पार्ट की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, उस पर बात करें तो मेरी जहां तक लोगों से बात हुई गांव और इंटीरियर इलाकों में, या फिर जो जर्नलिस्ट वहां से कवर करके आया उनसे भी जब मैंने फीडबैक लेने की कोशिश की, तो खासतौर से जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी है, वो अभी भी गवर्नमेंट को पे करती हुई दिख रही है। खासतौर से अगर बात करें तो फ्री हेल्थ कार्ड वाली जो स्कीम है, आयुष्मान कार्ड जिसको हम कहते हैं, वो भी गवर्नमेंट को पे करती हुई दिख रही है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अग्निवीर वाले पक्ष पर थोड़ा सा और काम किया जाना चाहिए था। अगर सरकार के जो दावे हैं कि नहीं ये ठीक स्कीम है, तो इसको आउटरीच और करना चाहिए था, लोगों तक अपनी बात को और सरलीकृत तरीके से पहुंचाई जानी चाहिए थी। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि भाई कौन भारी होगा, ये देखिए ब्लैक एंड वाइट में कहना मुश्किल है। ये दावे और जो है कि वादे ये चुनाव का हिस्सा है, आरोप प्रत्यारोप चुनाव का हिस्सा है, नैरेटिव काउंटर नैरेटिव चुनाव का हिस्सा है। अब किसमें कौन अपने को ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से अपने विचारों को जनता तक संप्रेषित करने में कामयाब होगा, ये तस्वीर 4 जून को साफ हो जाएगी। एक और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी राय जान लेते हैं। एक बार अपना नाम बताएं। मनीष। क्या बताएंगे सर, जिस तरीके से गाजीपुर का चुनाव आप काफ़ी करीब से देखे हैं और देश का जो एग्जिट पोल आया है उसमें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनता दिखाई दे रहा है, क्या बताएंगे? देखिए शशिकांत जी, अगर गाजीपुर के विषय में बात की जाए तो इसका जो महत्व है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी ने अभी नहीं, साल भर पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ही बीजेपी ने एक जो सर्किल बनाया था, यूपी की 18 सीटें उसने रेड जोन में डाल ली थी, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जहां पर वो सीटें हारे थे। तो गाजीपुर भी उनमें से एक था, इसलिए भाजपा के लिए ये सीट बहुत अहम थी। चुनाव के दौरान अगर हम इस इलेक्शंस में इशूज़ की बात छोड़कर टेक्निकल पोर्शन की बात करें तो उससे भी ये बात समझ में आती है कि बीजेपी के लिए सीट कितनी अहम थी। चुनाव के दौरान जहां बीजेपी अपने उम्मीदवार के समर्थन में तमाम बड़ी सभाएं करती है, रैलियां करती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रैली को संबोधित करने आते हैं, भाजपा के बड़े नेता अमित शाह जी यहां पर रोड शो करते हैं। इसके अलावा CM 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर 3 सभाओं को संबोधित करते हैं। इसके अलावा अन्य भी बीजेपी के तमाम बड़े वरिष्ठ नेता थे जो हर दिन एक जगह 2 जगहों पर इलेक्शन करते हैं। ये टेक्निकल पोर्शन की बात मैं कर रहा हूँ, इशूज़ की बात नहीं। तो बीजेपी के लिए ये सीट कितनी महत्वपूर्ण और अहम थी। दूसरी ओर इंडिया अलायंस से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अफजाल अंसारी का टेक्निकल पोर्शन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बड़े नेता के नाम पे या इंडिया अलायंस या सपा के बड़े नेता के नाम पर महज अखिलेश यादव की एक रैली होती है।
इस पोर्शन से बीजेपी जो है भारी दिख रही है, लेकिन अफजाल अंसारी लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे अपने संसाधनों से या अपने तरीके से, वो जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करके। तो ये था टेक्निकल पोर्शन इलेक्शन लड़ने का, जिसमें बीजेपी काफ़ी भारी थी। इशूज की बात की जाए तो जो बीजेपी के मैनिफेस्टो के इशूज थे, बीजेपी उस पर बात कर रही थी, और जो इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो था उस पर अफजाल अंसारी या उनके सपा के नेता बातचीत कर रहे थे। और इन बातों का जो भी असर निकलेगा वो 4 जून को निकलेगा, क्योंकि सभी के अपने दावे हैं और सभी के अपने वादे हैं। यहाँ पर इससे इतर भी मुझे 2 मुद्दे स्थानीय स्तर पर दिखाई पड़े। वो था एक कास्ट इक्वेशन, जाति समीकरण। इसके लिए इसको इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि एक 2019 का जो भी इलेक्शन रहा वो भी कास्ट इक्वेशन उस पर भारी पड़ गया था, क्योंकि मनोज सिन्हा जी ने अपने मंत्रित्व काल में काफ़ी काम विकास करवाए थे, विकास की तमाम परियोजनाओं को उन्होंने पूरा किया था। बावजूद उससे वो 1 लाख से अधिक वोट से हार गए थे। तो ऐसे में लोगों को लगता था कि जातीय समीकरण हावी रहा 2019 में। 2024 में भी ये स्थिति बनी रही। कास्ट इक्वेशन के देखेंगे तो सपा का पलड़ा थोड़ा सा भारी आपको दिखता है। हालांकि हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों ने बात की और मैं भी उनकी बातों से सहमत हूँ कि एक वोकल वोटर, दूसरा साइलेंट वोटर। वोकल वोटर जब बात करता था तो दोनों के पक्षों में बात करता था, लेकिन जैसा कि मुझे लगा ग्राउंड लेवल पे कि एक साइलेंट वोटर है जिसकी एक बड़ी तादाद है जो हमसे आपसे बातचीत तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मन में भी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये साइलेंट वोटर प्रभावी होगा। अब ये किसके पक्ष में जाता है ये 4 जून को नतीजा सामने आने के बाद मालूम चल जाएगा। और जैसा कि अभी हमारे भाई अमतेश जी बता रहे थे कि यहाँ के मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा अग्निवीर का था। वजह यह है कि गाजीपुर को फौजियों का जिला माना जाता है। यहाँ पर गहवर गांव है और भी तमाम गांव हैं जहाँ पे लोग सेना में जाते हैं, तमाम फोर्सेस में जाते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा था। तो अग्निवीर को लेकर लोगों ने काफ़ी चर्चाएं थी और युवाओं के बीच ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। यहाँ पे रोकेंगे अग्निवीर को लेकर, जैसे सत्ता पक्ष ने अग्निवीर योजना को बताया कि ये काफ़ी प्रभावशाली होगा, लेकिन जब इस विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया तो क्या लग रहा है कि जो अग्निवीर योजना है उस अग्निवीर योजना को जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी समझाने में नाकामयाब रही? देखिए, जैसे कि अभी अमतेश जी ने बताया कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव पे लड़ा गया है। अब नैरेटिव, जाहिर सी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक नैरेटिव सेट करती है और अपोजिशन उनके विपक्ष में जो भी होता है वो उसको काउंटर करता है। ऐसा ही मसला अग्निवीर को भी लेकर है। बीजेपी का अपना नैरेटिव है कि अग्निवीर बहुत फ़ायदेमंद है और उससे ये लाभ होंगे और युवाओं को बड़ी तादाद में नौकरी हासिल होगी। और इसका काउंटर वर्जन इंडिया दे रहा है कि भाई ये कच्ची नौकरी है, 4 सालों की नौकरी है, उसके बाद आप फिर बेरोजगार हो जाएंगे। यानी कि माना जाए कि बीजेपी समझाने में कामयाब नहीं। बहुत हद तक जो ग्राउंड लेवल पे युवाओं से बात हुई तो उनको ये बात महसूस हो रही कि केवल 4 साल की नौकरी है, इसके बाद मुझे कोई लाभ नहीं है। ये युवाओं के अंदर एक बात सामने जरूर आई, बातचीत करने में ये चीज़ें उन्होंने कही। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर काउंटर नैरेटिव जो है वो प्रभावी हुआ, या इंडिया अलायंस ने जो नैरेटिव सेट किया कि अग्निवीर साहब कच्ची नौकरी है, ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यहाँ पर मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस इस मुद्दे पर थोड़ा सा मजबूत नज़र आ रहा था। एक चीज़ और आपसे बारीकी से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इंडी गठबंधन के लोगों ने बताया, जनता में जाकर जब अपील किया कि संविधान खतरे में है, इस चुनाव से और संविधान कैसे खतरा में पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा शशिकांत जी, ये बहुत दिलचस्प बात है कि ये पूरा इलेक्शन संविधान बचाने, संविधान की सुरक्षा करने की बात है। हालांकि मैं आम लोगों की बात क्या करूं, मुझे अभी तक खुद भी ये समझ में नहीं आया कि संविधान कैसे खतरे में है और कहाँ, क्योंकि वही मैंने कहा कि नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव की बातों पे इलेक्शन उलझा रहा। और बीजेपी भी कह रही थी, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी रैलियों में इस बात को, संविधान की बातों का जिक्र किया कि अगर उन्होंने काउंटर दिया कि अगर ये सपा या इंडिया अलायंस के संविधान की रक्षा नहीं करना जानते हैं और हम ही संविधान की रक्षा करेंगे, ये उनका अपना नैरेटिव रहा। और इंडिया अलायंस का कहना था कि बीजेपी जो है संविधान को खत्म कर देना चाह रही। लेकिन मुझे इस बात पे थोड़ा समझ में नहीं आया कि इंडिया अलायंस इसके आगे ब्रीफ नहीं कर रही थी।
इस संविधान कैसे खतरे में है। हालांकि बार बार राहुल गांधी कह रहे थे, अखिलेश यादव कह रहे थे कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को ये सरकार खत्म कर रही है। खत्म कैसे कर रही है, इस बात की ब्रीफिंग मुझे चुनाव के दौरान कहीं भी नजर नहीं है। 2-4 लाइनों में बातें अपनी कही गई। माना जाए इस चीज को जनता मान लेगी संविधान? देखिए, जनता मान रही है या नहीं मान रही, मैंने आपसे पहले कहा कि जो वोकल वोटर है वो संख्या में बहुत कम है। दरअसल हम जिन्हें वोकल वोटर की बात करते हैं वो किसी ना किसी पार्टी के सपोर्टर होते हैं। मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है कि वोकल वोटर जो होता है वो किसी पार्टी का सपोर्टर होता है और वो बढ़ चढ़ के बातें, चूंकि अपने नेताओं की बातें सुनता है और उसको जगह जगह पे, चौराहों पर, चाय की दुकानों पर करता नजर आता है। 365 दिन करता नजर आ रहा। लेकिन जो हमारा वास्तविक वोटर होता है वो साइलेंट वोटर ही होता है, उसकी एक बहुत बड़ी तादाद है। और अभी चर्चा में एक बात और आई, फ्लोटिंग वोटर फ्लोटिंग वोटर या सिंगल वोटर। और ये अगर 5, 7, 10% की तादाद में है तो ये चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या है। तो मुझे लगता है कि वोकल वोटर की एक सीमित दायरा है तादाद में, लेकिन साइलेंट वोटर एक बड़ी तादाद में है और वही चुनाव के रिजल्ट को तय करेगा। एक और वरिष्ठ पत्रकार है, इनसे भी जरूर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आप काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और तमाम कई चुनाव आपने देखा है, कई कवरेज किया है। जो इस बार का 2024 के लोकसभा चुनाव अभी ख़त्म हुआ है, 4 जून को गिनती होना है, परिणाम आना है। जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है, एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि ये एग्जिट पोल सुनियोजित है, आप क्या बताएं? आपको बता दें, जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो सही है, उसके बाद पूर्णतः सत्य है ये तो कहना नामुमकिन है। और तीसरी बार सरकार बन रही है, बनेगी सरकार, मोदी की सरकार बनेगी, पर उतनी जो दिखा रहे हैं लोग कि 300 से पार और 370 से पार, 80, कोई दिखा रहा 401, इस तरह का नहीं रहेगा। वो रहेगी, सिमट जाएगी, 300, 310 जो भी हो उतना आएगी। पर यह कि इंडिया गठबंधन भी कुछ मजबूती से खड़ा होगा, विपक्ष अब की कुछ मजबूत रहेगा। गाजीपुर में क्या रहेगा? गाजीपुर में अब क्या बताए, 4 जून को ही सब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या है। पर ये जहाँ हम लोग घूमे टहले देखे तो यहाँ तो जातिगत अधिक रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 में मनोज सिन्हा ने बहुत काम कराया, विकास पुरुष के नाम से जाने गए और विकास पुरुष के नाम से लड़े और हार गए। तो इसलिए यहाँ पर विकास का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये है जातिगत है यहाँ पर। अब जातिगत में जो साइलेंट वोटर्स हैं उनका तो कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। पर जो देखने में लगा वो कुछ वोटर्स जो हैं वो बंटवारे में गए हैं। अब कितना बटे हैं ये वो 4 जून को ही पता चल पाएगा। अच्छा, देखा जाए पूरे चुनाव में सपा और भाजपा आमने सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन एक जो पार्टी चर्चा में थी वो बीएसपी थी। बीएसपी के वोटर जो कहा जाता है कि इस बार बीएसपी पे नहीं गए हैं, क्या ऐसा लग रहा है? आपको उन्होंने बताया ना कि वोटर्स बहुत साइलेंट हैं, पर यह है कि जो आप कर रहे हैं वो भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि हम लोगों ने घूम के देखा पोलिंग सेंटरों पे, गांव में जब गए हैं, मतदाताओं से बात किए हैं तो उन्होंने बताया, कुछ लोगों ने खुल के बताया, कुछ लोगों ने इशारों में बताया। तो ये लगा कि कोर वोटर्स जो हैं वो भी बहुत कम रुक पाए हैं, वो उनके में भी बिखराव हुआ है, दलितों के कोर वोटर्स में बिखराव हुआ है। तीनों पार्टियों में किसका पलड़ा भारी है? तीनों में इस समय तो जो जातिगत देखा गया, कल जो समझा गया, उसमें सपा ही भारी पड़ रही है और इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी यहाँ पर है। पर सीधी टक्कर जो है वो भाजपा और सपा में ही है, क्योंकि बसपा का प्रत्याशी बहुत मूवमेंट में नहीं रहा और ना ही कोई उनका बड़ा लीडर आया। सपा में एकमात्र अखिलेश यादव ने सभा की, बाकी कोई लीडर नहीं आया। और भाजपा में नरेंद्र मोदी से लगाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सभी लोगों ने यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन 3 बार तो हमारे सीएम योगी जी आए, अमित शाह ने रोड शो किया, पर रोड शो बीच में ही छोड़ के चल दिए।
अब कोई वजह रही होगी, गर्मी है या जो भी रहा हो, इस तरह से देखा गया तो भीड़ तो उन्होंने खूब जुटाई। अब क्या रिजल्ट आएगा, इनके प्रभाव कितना पड़ता है, मोदी से लगाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जो जगह जगह चुनाव सभा की गई, अब उसका प्रभाव क्या पड़ा है भाजपा में, वो 4 तारीख को देखने को मिलेगा। वही अच्छा। भाजपा में ये भी देखने को मिला, संगठन जिस हिसाब से काम कर रहा था उस हिसाब से काम भी नहीं कर पाया। अब जो भी वजह रही हो ये हम नहीं कह सकते, पर यह है कि अब 4 तारीख को परिणाम जो आएगा उसी से पता चलेगा। अच्छा, क्या लग रहा है मुख्तार के मौत का जो फैक्टर है, इससे क्या लग रहा है, अंसारी परिवार का ग्राफ बढ़ा है या गिरा है? देखिए, सिंपैथी वोट तो कुछ बढ़े थे, पर इधर बीच में जब चुनावी भाषण शुरू हुए, सभाएं शुरू हुई, तो उसमें एक चैप्टर ये भी रहा मुख्तार का। योगी जी ने मोहम्मदाबाद में, बलिया लोकसभा की वो है क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने सभा की, उससे गाजीपुर और बलिया दोनों को उन्होंने साधा। उनके सरजमी पर मुख्तार के खिलाफ उन्होंने बोला, माफिया और जो भी आतंक खत्म किया है, जो उन्होंने अपने भाषण में कहा, तो उससे कुछ तो प्रभाव पड़ा है। सपा को कुछ नुकसान हुआ है, भाजपा कुछ बढ़ी है वहाँ। अब कितना बढ़ी है ये अलग बात है, पर उनकी मौत के बाद सिंपैथी लहर थी, जो हुजूम था, जो देखने को उनके जनाजे में मिला, उसको देखने से लगा कि ग्राफ बढ़ा। पर एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि अफजाल अंसारी जो सपा के प्रत्याशी हैं, वो अकेले तब से अपनी छोटी सभाएं, बड़ी सभाएं जो भी था वो किया। उनके साथ उनके विधायक जो सपा के हैं इस समय वर्तमान में 5 विधायक हैं, और वो लोग साथ दिए, और उसके अपने उसी भरोसे से और जनता के प्यार से उनको विश्वास है। कल मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं इससे वोट डाला हूँ, उसके बाद मैं आधे घंटे के लिए कार्यालय गया, उसके बाद से मैं घर पे हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, और यहीं से बैठे बैठे मैं अपना मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। तो उनको विश्वास है कि मैं जीत रहा हूँ। और यहाँ दूसरे पक्ष के लोग सब घूम रहे थे, तो इसके मतलब उनको लवरेज है अपने जीत के प्रति, विश्वास है? विश्वास है हाँ, कि वो हम जीत रहे हैं। अब देखिए परिणाम क्या आता है, उनका विश्वास कहाँ तक टिका या अच्छा, टिका। एक चीज पेज पे मैं आपसे बात करूंगा, बहुत पेचीदा है। अभी उनका हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी 3 तारीख को फिर अगली तारीख है, उस पर सुनवाई भी होना है। जिस तरीके से चुनाव के माहौल में तमाम तारीख लगातार लगते रहे, और चर्चा ये थी कि कहीं बीच में उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। धीरे धीरे चुनाव भी खत्म हो गया और अगली तारीख चुनाव बाद हो गई है। मतगणना के 1 दिन पहले तारीख लगी है। क्या लग रहा है इससे आगे का भविष्य क्या करा अफजाल अंसारी? देखिए, कल मेरी बात हो रही थी तो अफजाल अंसारी ने कहा कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, अब कोर्ट का डिसीजन जो हो, फिर भी उस पर भी वो आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि मेरे पक्ष में ही होना चाहिए, मुझको ऐसा लग रहा है। पर कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे सज़ा होगी फिर देखा जाएगा, अगला स्टेप जो होगा उसको देखा जाएगा। कहने का मतलब कुल मिला जुला कि वो तैयार हैं, यानी कि सजा के लिए भी, और सजा नहीं हुआ तो भी वो एकदम मतलब खुले उन्होंने कहा कि हम हर तरह से हर क्षेत्र में तैयार हैं, चाहे मुझे सजा होगी उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, नहीं होती है तो काम करने के लिए भी तैयार हूँ, वो हर तरह से तैयार है। तो ये थे गाजीपुर के तमाम वरिष्ठ पत्रकार जिन लोगों से हमने बात किया, और जो पूरे देश भर में एग्जिट पोल आ रहा है, और एग्जिट पोल में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। और जो गाजीपुर का समीकरण है, जो यहाँ का स्थानीय मुद्दे हैं, इस पर हमने जब चर्चा किया तो कहीं ना कहीं अंसारी परिवार के एक बार फिर दाव में यहाँ पे बीजेपी फंसती नजर आ रही है। लेकिन अभी 4 जून को मतगणना होना है, परिणाम क्या आएंगे उस समय स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो आकलन है, जो अनुमान है, यहाँ लोगों का, वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है यहाँ बीजेपी की सीट फंसती नजर आ रही है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।